Assalamu alaikum. In this video lecture, we will be discussing some rules of noun. So let's start. Our first rule for today is rule number 16, which quotes that each other is used when there are two subjects or object and one another is used when there are more than two subjects. अब इस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे. ठीक है, जब भी आपके पास सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट्स मेंशन्ड हैं तो आपने उनको एक्सप्रेस करने के लिए या फिर उनको एक्सप्लेन करने के लिए ईच अदर का वर्ड यूज करना है, जैसे कि अली एंड असलम हेटेड ईच अदर. लेकिन अगर फर्ज करें दो से ज्यादा लोग मेंशन्ड हैं, फॉर एग्जांपल दोज 5 स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग देयर लव वन अनदर. दो से ज्यादा अगर मेंशन्ड है तो फिर आप वन अनदर का जो है ना वो इंडिकेटिव या नाउन यूज करेंगे, इंडेफिनिट नाउन. The next rule is rule number 17. Rule number 17 quotes that when a person stands for a collective noun, it must be in a singular number and in the neuter gender, and if the collective noun is viewed as a whole. But if it gives an idea of different entities, plural pronoun is used. अब इस चीज को समझने के लिए आपको एक बहुत जो है ना वो एग्जाम्पल लेनी पड़ेगी. दो केस कंसिडर करें. एक केस के अंदर जो है वो अगर ज्यूरी में 5 जजेस थे और 5 के 5 जजेस ने कोई वर्डिक्ट दिया है या कोई डिसीजन दिया है, तो वो सब एज अ बॉडी बिहेव कर रहे हैं. ठीक है, उन सब की एक सिंगल एंटिटी है, तो इसका मतलब ये है कि वो सब के सब जो है वो सिंगल एंटिटी के तौर पे बिहेव कर रहे हैं, तो उनके साथ आप सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, तो इसमें जो इट्स है वो एक सिंगल एंटिटी है. ठीक है, इसी तरह लेकिन एक दूसरे एग्जाम्पल कंसिडर करें जिसके अंदर टोटल अगर 5 जजेस का एक पूरा बेंच था, उसमें से 3 जो है वो उसके अगेंस्ट फैसला दे देते हैं और 2 उसके जो है ना वो लाइक इन फेवर ऑफ इट दे डिसाइड समथिंग. तो यहाँ पर आपकी जो सिंगल एंटिटी है वो मेंटेन रही नहीं, बल्कि डिवीजन आ गई है. तो जब डिवीजन का फैक्टर आ जाता है तो फिर आप सिंगुलर प्रोनाउन यूज नहीं करते बल्कि आप प्लूरल प्रोनाउन यूज करते हैं. एक और चीज आप यहाँ पे देख लें कि यहाँ पर इट्स यूज हुआ है, हैज या हर नहीं यूज हुआ. मतलब ये कि यू हैव टू यूज द प्रोनाउन विद द न्यूट्रल जेंडर. ठीक है, ये चीज भी आपने याद रखनी है. So, the continuation of the rule number 17 is if the collective noun conveys the idea of separate individuals comprising the whole, the pronouns standing for it must be plural. ठीक है, again the jury were divided in their opinion. जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी सी एग्जांपल दी थी सारा जो है वो पिछला एक पूरा का पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन करके, तो इसमें आपको नजर आ रहा था कि चूंकि ज्यूरी डिवाइड हो गई थी 3 वर्सेस 2, तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिवीजन है इसको आपने रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ड यूज किया है. इट्स नॉट was. इसी तरह देयर ओपिनियन है, नॉट इट्स ओपिनियन. ठीक है, तो ये चीज आपने जो है ना वो थोड़ी सी कंसिडरेशन में रखनी है. Next rule is rule number 18. Rule number 18 quotes that if a pronoun of different persons are to be used together in a sentence, the serial order of the persons should be as follow. ठीक है, अब आपने दो तरह के serial orders को जो है ना वो consider करना है. अगर तो फर्स्ट करें कोई सा भी नॉर्मल सेंटेंस है तो उसमें आपका सीरियल ऑर्डर क्या होगा? ए सेकंड पर्सन, सेकंड के ऊपर आपका क्या आएगा? थर्ड पर्सन, और लास्ट के ऊपर क्या आएगा? फर्स्ट पर्सन. मतलब ये है कि आपने रूल क्या याद रखने? 2 3 1. लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर आप कुछ डिपेक्ट कोई ऐसी चीज डिपेक्ट हो रही है जिसे आपको मिस्टेक का या किसी फॉल्ट को एक्सप्रेस किया जा रहा है, उसका पता चल रहा है, देन यू हैव टू चेंज द ऑर्डर. ठीक है, तो सीरियल ऑर्डर पर्सन का इस केस में क्या होगा? 1 2 3. ये नहीं है कि पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा और फिर थर्ड पर्सन आएगा. सो इन नॉर्मल केसेस द रूल इज 2 3 1, and in the case of the faulty या फिर faulty sentences या the sentences depicting mistake, the order is 1 2 and 3. नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर लाइक रूल नंबर 18 ही की एक्सटेंशन है. जैसे पहले एग्जांपल है ही यू ही एंड आई हैव फिनिश्ड द वर्क. ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, नॉर्मल आइडिया डिलीवर कर रहा है, तो इसके अंदर आपने 2 3 और 1 वाले रूल अप्लाई किए. लेकिन अगर आप सेकंड एग्जांपल की बात करें, आई यू एंड ही आर टू ब्लेम. ठीक है, अब यहाँ पर आपने एक जो है ना वो गिल्ट या फिर जो है ना वो मिस्टेक को कन्फेस किया है, तो इस केस में आपका नेगेटिव आइडिया है, सो यू हैव टू कैरी the sequence of the 1 2 and 3, I you and he.
The next rule is rule number 19. Rule number 19 quotes that sum is used in affirmative sentences to express quantity or degree, and any is used in negative sentences or interrogative sentences. For example, I shall buy some apple. यानी है कि कोई भी अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास सेंटेंस है और उसमें आप कोई पॉजिटिव मीनिंग डिपिक्ट करें तो उसके साथ आप हमेशा सम यूज करेंगे. सम जो है वो आप पॉजिटिव या असर्टिव सेंटेंसेस के लिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज करते हैं. लेकिन अगर आपका सेंटेंस एक नेगेटिव इंडिकेशन या इंटरोगेटिव इंडिकेशन दे रहा है तो उस केस में यू हैव टू यूज इन. फॉर एग्जांपल, आई शैल नॉट बाय एनी एप्पल्स. तो अब इसमें शैल नॉट आ गया, इसकी वजह से आपने सम की जगह जो है वो एनी पुट इन कर दिया. इसी तरह थर्ड एक इंटरोगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल है, हैव यू बॉट एनी एप्पल्स. तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर चूंकि क्वेश्चनिंग वाला है तो इस केस में भी आपने सम नहीं बल्कि एन यूज करना. Next extension for the rule number 19 is सम को आप कभी कभार जो है ना वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिनके अंदर आप सम को यूज कर रहे हैं वो बेसिकली किसी रिक्वेस्ट को डिपिक्ट कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल, विल यू प्लीज गिव मी सम वाटर. अब ये एक है तो एक क्वेश्चनिंग सेंटेंस, लेकिन इसमें आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो देयरफॉर आप यहाँ पर सम यूज कर सकते हैं. जनरलाइज्ड रूल क्या था कि आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एनी यूज करना है, लेकिन अगर रिक्वेस्ट का एलिमेंट ऐड हो जाता है तो फिर आप सम भी यूज कर सकते हैं. This is all for today. बाकी रूल्स हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. Thank you so much. अल्लाह हाफिज.